हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। मैं सीए जितेंद्र अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल ई अकाउंटेंट्स मैनेजर पर आप सब लोगों का स्वागत। आज अपन बात करने जा रहे हैं टैक्सेशन ऑन वर्चुअल डिजिटल असेट। वर्चुअल डिजिटल असेट के ट्रांसफर पर टैक्सेशन कैसे होगा। इसके अलावा वर्चुअल डिजिटल असेट के ट्रांसफर पर एक टीडीएस के लिए भी सेक्शन आया है, सेक्शन 194S, जिसका अभी रिसेंट में सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 13। उसमें कुछ क्लेरिफिकेशन है, तो अपन उसके बारे में भी डिस्कशन करें। सबसे पहले जानते हैं कि वर्चुअल डिजिटल असेट होती क्या। देखिए, वर्चुअल डिजिटल असेट की जब बात करते हैं अपन, तो सबसे पहले नाम आता है क्रिप्टो करेंसी। तो अपन लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में फर्स्ट देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी में सब वर्ड है क्रिप्टो। क्रिप्टो का मतलब होता है सीक्रेट। क्रिप्टो करेंसी है एक सीक्रेट करेंसी है। इसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। डिसेंट्रलाइज डिजिटल असेट, एक्सचेंज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अपन समझेंगे वन बाय वन करके कि क्या है। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करती है, होती क्या। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए अपन बात करते हैं। सपोज मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा है। मेरे पास 10,000 स्टूडेंट्स का डेटा है। अब 10,000 स्टूडेंट्स का डेटा टाइम के साथ साथ बढ़ता जाएगा। अब मैं 10,000 स्टूडेंट्स का डेटा इस हिसाब से रखता हूँ, 1,000 स्टूडेंट का एक ब्लॉक बना देता हूँ। 1,000 स्टूडेंट का डेटा एक ब्लॉक में रखता हूँ, 1,000 का दूसरे ब्लॉक में, 1,000 का तीसरे ब्लॉक में। इस हिसाब से डेटा रखता जाता हूँ। अब एक ब्लॉक है, मैं बोल रहा हूं कि जब एक ब्लॉक कंप्लीट होगा तो उस एक ब्लॉक के कंप्लीट होने से कुछ मैं टोकन जनरेट करूंगा। सपोज 10 टोकन एक ब्लॉक के ब्लॉक के फुलफिल होने पर करूं। ऐसे करते करते 10,000 ब्लॉक फिल हो गए। फिर जैसे जैसे स्टूडेंट्स का डेटा इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे ब्लॉक और बढ़ते जाएंगे। तो जो क्रिप्टो करेंसी बेसिकली है वो एक टोकन है जो कि ब्लॉक के कंप्लीट होने पर क्रिएट होता है। अब सीक्रेट कैसे है, मैं उन ब्लॉक के कंप्लीट होने पर जो टोकन कंप्लीट हो रहा है उनको सेल आउट करता हूं। सपोज मैंने एक ब्लॉक कंप्लीट हुआ, मेरे पास 10 क्रिप्टो करेंसी जनरेट हुई और मैंने दे दिया मिस्टर ए को। मिस्टर ए को जब दूंगा तो यहां एक वर्ड आता है माइनिंग। माइनिंग क्या है, क्रिप्टो करेंसी में क्या होगा कि साथ में माइनर्स अटैच होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जब जब क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन होगा तब तब माइनर्स हैं वो चेक करेंगे कि कहां से ये क्रिप्टो करेंसी जनरेट हुई है और किन किन लोगों के पास ट्रांसफर होकर के अल्टीमेट जब अब ट्रांसफर हो रही है तो क्या वास्तव में जो ट्रांसफरर है उसके पास ये क्रिप्टो करेंसी थी या वो वैसे की कोई फर्जी टोकन जनरेट करके दे। अब जो क्रिप्टो करेंसी है, मैंने बोला क्रिप्टो का मतलब होता है सीक्रेट। जब भी क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन होंगे वो हर एक माइनर्स उसको रिकॉर्ड करेगा। मैंने सपोज मिस्टर ए को क्रिप्टो करेंसी दी है तो जितने भी माइनर्स हैं वो सारे के सारे माइनर्स अपने अपने कंप्यूटर में नोट करेंगे कि अब ये क्रिप्टो करेंसी है, मेरे पास से माइनस हो गई, मिस्टर ए के पास चली। अब ये सीक्रेट कैसे हुई, इतने सारे लोगों को जब पता चल जाएगा कि मिस्टर ए के पास क्रिप्टो करेंसी है तो सीक्रेसी तो गई। तो क्रिप्टो करेंसी का जो एक मेन फीचर है वो है क्रिप्टोग्राफी। यहां जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे वो एक यूनिक कोड बना दिया जाएगा। उस यूनिक कोड के अंदर कन्वर्ट होकर के वो कोड रिकॉर्ड होगा, ना कि उस पर्सन की आइडेंटिटी वहां रिकॉर्ड हो। तो यहां अपन ने बात कर ली क्रिप्टो करेंसी है क्या। आज टोटल वर्ल्ड के अंदर अप्रोक्स 1500 वर्चुअल करेंसी हैं जो कि एज अ वर्चुअल डिजिटल असेट या एज अ क्रिप्टो करेंसी वो वर्क कर रही है, लाइक बिटकॉइन, लाइटकॉइन, रिपल, मैटिक एटसेट्रा।
क्या इंडिया के अंदर ये वैलिड है? देखो इंडिया के अंदर ये एज अ करेंसी अभी इसको लीगल वैलिडिटी नहीं मिली है। इंडिया में इसको इलीगल भी नहीं बोला गया है। हाँ, एज अ करेंसी अपन लोग इसको ये नहीं कह सकते क्रिप्टो करेंसी, यहां बोल सकते क्रिप्टो असेट। 2018 के अंदर आरबीआई ने जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंज हैं उनको बैंकिंग फैसिलिटी देने के लिए बैंक्स को बैन किया, लेकिन 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को रोल आउट कर दिया ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड। इंडिया के अंदर धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी को रिकॉग्नाइज करने लगे हैं। इसको गवर्नमेंट भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इसके लिए बना रही है। जैसे एमसीए ने मैंडेट कर दिया कि आपके पास जितनी भी वर्चुअल करेंसी है उनका जो भी गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है उसको आपको अपने P&L के अंदर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जितनी क्रिप्टो करेंसीज हैं उन सब की वैल्यू भी बैलेंस शीट में एज अ असेट आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ अब इनकम टैक्स के अंदर भी फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर क्रिप्टो करेंसी के ट्रांसफर पर होने वाले प्रॉफिट के ऊपर कैसे टैक्स लगेगा उसके बारे में भी क्लियरिटी दी। 2022 से पहले क्या क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स नहीं लगता था? देखिए 2022 से पहले जब ये फाइनेंस एक्ट में ये प्रोविजन आया था उससे पहले तक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो भी प्रॉफिट या गेन था उसके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा, किस रेट से लगेगा, इन सबको लेकर के कंफ्यूजन था। जो इनकम की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्रिप्टो करेंसी का जो गेन है वो इनकम के अंदर इनकम का पार्ट था, लेकिन उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं थी कि टैक्सेशन किस रेट से होना चाहिए। अपन जनरल रेट से टैक्स दे रहे थे। कोई पर्सन क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कर रहा है वो उसको बिजनेस इनकम मानते हुए टैक्स दे रहा था। कोई पर्सन एज अ इन्वेस्टमेंट अगर क्रिप्टो करेंसी होल्ड रख रहा है तो उसको कैपिटल गेन मानते हुए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानते हुए टैक्स दे रहा था। तो यहाँ एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने, सेक्शन 115 BBH फाइनेंस एक्ट 2022 में, जिसके बारे में क्लियरली बोला गया कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% टैक्स लगे। टैक्सेशन को देखने से पहले एक डेफिनेशन इंसर्ट की है फाइनेंस एक्ट में। उस डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। वर्चुअल डिजिटल असेट। देखो ये क्या है, क्रिप्टो करेंसी है वर्चुअल डिजिटल असेट है, वो दो टाइप की है। एक होता है फंजिबल टोकन, एक होती है नॉन फंजिबल टोकन। अपन सबसे पहले एक बेसिक डेफिनेशन है इसकी, वो देखते हैं। क्या बोला गया है डेफिनेशन में? एनी इंफॉर्मेशन, कोड, नंबर और टोकन जनरेटेड थ्रू क्रिप्टोग्राफिक। अगर क्रिप्टोग्राफी के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन, कोड, नंबर या टोकन जनरेट किया है, लेकिन इसमें कोई भी इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी इंक्लूड नहीं हो। अब जो इंफॉर्मेशन, कोड या नंबर है जो क्रिप्टोग्राफी के थ्रू जनरेट किया गया है उसकी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और वो भी वैल्यू के अंदर होनी चाहिए। ये इंफॉर्मेशन, कोड, नंबर या टोकन है, ये एक्सचेंज हो सकता है विद कंसीडरेशन भी या विदाउट कंसीडरेशन भी, और इसको किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर यूज लिया जा सकता है। मतलब इसको कहीं भी जहां अपन रुपीस दे रहे हैं, जहां करेंसी दे रहे हैं, उसकी जगह पर इसको यूज लिया जा रहा है। और अगर इसको एज अ इन्वेस्टमेंट भी यूज लिया जा रहा है तो भी ये वर्चुअल डिजिटल असेट की कैटेगरी में आएगी। लेकिन इसमें एक रेस्ट्रिक्शन डाल दिया कि वो असेट को वर्चुअल असेट नहीं माना गया है जिनका पर्पज केवल और केवल इन्वेस्टमेंट स्कीम है। वो असेट है, वो वर्चुअल डिजिटल असेट नहीं। अब देखो दूसरी है नॉन फंजिबल टोकन। एक्ट के अंदर नॉन फंजिबल टोकन के लिए सिंपल बोला गया है कोई भी डिजिटल असेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे। और तीसरा पार्ट है डेफिनेशन का जिसमें बोला गया है डिजिटल असेट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो मैं स्टार्ट के अंदर मैंने बोला था नॉन फंजिबल टोकन एंड फंजिबल टोकन। फंजिबल टोकन है
जो क्रिप्टो करेंसी है, जो क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन से ब्लॉक जनरेट होकर के जो क्रिप्टो करेंसी क्रिएट हो रही है, दैट इज फंजिबल टोकन। और कोई करेंसी है या कोई असेट है वो अदर इंफॉर्मेशन के ब्लॉक से जनरेट हो रही है, दैट इज नॉन फंजिबल टोकन। अब इसमें एक प्रोविजो भी इंसर्ट किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट है किसी भी डिजिटल असेट को नोटिफिकेशन इश्यू करके बोल सकती है कि ये डिजिटल असेट वर्चुअल डिजिटल असेट नहीं हो। अब समझते हैं अपन सेक्शन 115 बीबीएच के बारे में। सेक्शन 115 बीबीएच के अंदर सिंपल बात बोली गई है, कोई भी वर्चुअल डिजिटल असेट का ट्रांसफर हुआ है और अगर उससे कोई इनकम जनरेट होती है, उसके ऊपर 30% फ्लैट टैक्स लगे। जहां बात फ्लैट टैक्स की आती है, सबसे पहले माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे को मैक्सिमम मार्जिनल रिलीफ जो 2.5 लाख रुपए की लिमिट है, क्या वो मिलेगी? क्या सपोज मेरी कोई इनकम नहीं है, अदर इनकम, मेरे पास केवल वर्चुअल डिजिटल असेट के ट्रांसफर से 2 लाख रुपए का गेन हुआ, तो क्या मेरे ऊपर भी 30% टैक्स लगेगा? बिल्कुल 30% टैक्स फ्लैट लगेगा, इसमें कोई भी मार्जिनल रिलीफ नहीं मिली। 115 बीबीएच में सेकंड पॉइंट है, वर्चुअल डिजिटल असेट के ट्रांसफर से रिलेटेड कोई भी खर्चा हुआ है, किसी भी खर्चे का किसी भी टाइप का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जो उसको परचेज करने पर जितना पैसा दिया है, दैट इज अलाउएबल एज डिडक्शन, इसके अलावा कोई भी खर्चा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ये टैक्सेबल कौन से हेड में होगा? क्या इसको बिजनेस इनकम माने, कैपिटल गेन माने, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? देखिए, एक्ट के अंदर इसके बारे में अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं दी गई है कि ये कौन से हेड में टैक्सेबल होगा। यहां अपन लोग जो जनरल जजमेंट है अपना कि अगर अपन ट्रेडिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी करते हैं तो इसको बिजनेस इनकम मान सकते हैं, अगर अपन एज अ इन्वेस्टमेंट इसको होल्ड करते हैं कैपिटल गेन मान सकते हैं, और अगर जनरली कुछ भी नहीं, ना इन्वेस्टमेंट किया ना बिजनेस कर रहे, बस वैसे ही किसी दोस्त ने सजेस्ट कर दिया कि आपको ये क्रिप्टो करेंसी ले ले यार, इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, और अपन ने ले ली, थोड़े दिन बाद में बेच दी, तो अपन उसको अदर सोर्सेज इनकम भी मान सकते। अगर क्रिप्टो करेंसी के ट्रांसफर पर कोई लॉस हुआ है तो देखिए वो लॉस कहीं भी एडजस्ट नहीं होगा। उस लॉस को आप किसी अदर इनकम के साथ भी एडजस्ट नहीं कर सकते, और ना ही उस लॉस को आप सक्सीडिंग ईयर के अंदर कैरी फॉरवर्ड कर सकते। अब सपोज क्रिप्टो करेंसी ने तो हमारे को प्रॉफिट दिया है, लेकिन बाकी हेड्स में लॉस है। सपोज मैं क्रिप्टो करेंसी की इनकम को बिजनेस इनकम मानता हूं, क्रिप्टो करेंसी में मेरे को 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, मैं अनदर बिजनेस कर रहा था, उसमें 2 लाख रुपए का लॉस हुआ, तो मैं क्या वो लॉस क्रिप्टो करेंसी की इनकम से सेट ऑफ कर सकता हूं? जी नहीं, क्रिप्टो करेंसी का लॉस भी किसी इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा, और क्रिप्टो करेंसी का प्रॉफिट भी किसी लॉस के अंदर यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब दो चीजें हैं जो कि माइंड के जो कि अपने लिए काफी मैटर करती है, क्योंकि इसके बारे में कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं आया है। फर्स्ट क्या है कि क्या मैंने सपोज 2 क्रिप्टो करेंसी में डील की है, एक बिटकॉइन में की है, एक रिपल में की। बिटकॉइन में मेरे को प्रॉफिट हुआ था, रिपल में लॉस हो गया, क्या बिटकॉइन का प्रॉफिट मैं रिपल के लॉस से एडजस्ट कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर किसी भी एक वर्चुअल डिजिटल असेट में लॉस हुआ है और अनदर में प्रॉफिट हुआ है, आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते। मैंने माइनिंग के लिए बताया, माइनिंग के बारे में डिटेल से अपन बाद में डिस्कस करेंगे। माइनिंग क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए माइनर्स होते हैं, और माइनर्स क्या करते हैं, जब जब क्रिप्टो करेंसी का ट्रांसफर होगा, सपोज मेरे पास 10 क्रिप्टो करेंसी थी, मैं उसको सेल कर रहा हूँ किसी मिस्टर ए पर्सन। जैसे ही मैं सेल करूंगा, सेल करने से पहले मेरी वैलिडिटी चेक होगी कि क्या वास्तव में मैं इनका ओनर हूं क्या। माइनर्स जैसे ही ट्रांजैक्शन आएगी, माइनर्स उसको चेक करने लग जाएंगे
कि ये क्रिप्टो करेंसी कहाँ से जनरेट हुई थी और मेरे पास कैसे आई, और जब उसके पास जाएगी तो उसका भी रिकॉर्ड रखेगी। बदले में माइनर्स को क्या मिलेगा, माइनर्स को जैसे जैसे ब्लॉक कंप्लीट होता है उससे जो क्रिप्टो करेंसी क्रिएट होती है वो माइनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब माइनिंग के लिए बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स वगैरह लगाने पड़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है, मैनुअल काम नहीं होता है माइनिंग में। तो क्या माइनिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो कॉस्ट इनकर हुई है, क्या उसको मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानूंगा? क्योंकि माइनिंग का के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कॉस्ट होगी, वहां से क्रिप्टो करेंसी मिलेगी मेरे को माइनिंग करने से, क्या मैं उसको मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान सकता हूँ? नहीं मान सकता। देखिए दो दो चीजें बताई है, वन वीडीए का लॉस क्या अनदर वीडीए के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान सकते हैं क्या क्या माइनिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इसके बारे में सेक्शन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, क्लियरिफिकेशन भी नहीं आया हुआ है। एक कांग्रेस एमपी ने पार्लियामेंट में क्वेश्चन किया था, तो जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हैं ऑनरेबल पंकज चौधरी, उन्होंने इस उन क्वेश्चन के रिप्लाई में ये दो बातें बोली। अब अपना टीडीएस है सेक्शन 194S, उसमें वर्चुअल डिजिटल असेट के ट्रांसफर करने पर कुछ टीडीएस डिडक्ट होगा, जिसके बारे में अपन डिस्कस नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।